खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको पंजाब के फिरोजपुर लिए चलेंगे, जहां पर बीएसएफ को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीएसएफ को आज इस सिलसिले में कामयाबी हाथ लगी है, चूंकि पाकिस्तान की जानिब से नापाक मंसूबों के तहत जो ड्रोन भेजा जा रहा था और उसके जरिए जो ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी, उस पर बाज़ाब्ता तौर पर काबू पाने में बीएसएफ के जवानों को कामयाबी मिली है। सुबह सुबह पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुस करके क्वाड्रोकॉप्टर के जरिए अपने क्वाड्रकोप्टर के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर जो ड्रग्स भेजने की कोशिश की जा रही थी उसको कब्जे में ले लिया है। फिरोजपुर सेक्टर के पास दिखे क्वाड्रकॉप्टर के अलावा बीएसएफ जवानों ने 5 पैकेट कंट्राबैंड भी अपने कब्जे में लिया है। ये तस्वीर उसी गिरफ्तारी के बाद है जो क्वाड्रकॉप्टर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया था। एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के मुसलसल वारदात पेश आते रहे हैं। अभी तक के जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक कि इस क्वाड्रकॉप्टर के अंदर 5 पैकेट जो थे वो कॉन्ट्राबैंड के थे, यानी कि ड्रग्स की चीज़ें, ये सारी के सारे ड्रग्स की खेप सप्लाई की जा रही थी ड्रोन के ज़रिए। और इस ड्रोन के ज़रिए भेजे जाने वाले इस सप्लाई को बाज़ाब्ता तौर पर बीएसएफ की जानिब से जो कामयाब कोशिश की गई है उसमें वो कहीं न कहीं उसे गिरफ्तार करने में या यूँ कहिए कि उसको कब्जा करने में कामयाबी मिली है। जो इस वक्त हमें खबर मिल पा रही है वो पाकिस्तान के फिरोजपुर सेक्टर में ये वाक़या आज सुबह सुबह पेश आया है। तो इस तरह के वारदात पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर किए जाते रहे हैं। पाकिस्तान मुसलसल इस तरह की कोशिशें करता रहा है और अब तक की जो हमें खबर मिल पा रही है कि हर महीने में 3 से 4 बार इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे, जब ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान की जानिब से कभी हथियार तो कभी कुछ और ड्रग्स की चीज़ें भेजने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन बीएसएफ की मुहताती और बीएसएफ की बेदार मगज़ी को दाद देनी होगी कि बीएसएफ मुसलसल बेदारी का मुजाहरा करती रही है और जब भी इस तरह के ड्रोन के ज़रिए नापाक मंसूबों को बनाया गया है पाकिस्तान की जानिब से, उनको नाकाम बनाने में हमारे बीएसएफ के जवान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आज सुबह सुबह जब पाकिस्तान की जानिब से क्वाड्रकॉप्टर भेजने की कोशिश की जा रही थी, जिसके ज़रिए ड्रग्स के 5 पैकेट भी थे, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर कंट्राबैंड कहा जाता है, वो भेजने की कोशिश की जा रही थी, उस पर कब्जा पाने में कामयाबी मिली है। आज आलमी यौम ख़वातीन है। इस मौके से मुल्क के कोने कोने में जहां तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब राजौरी में भी एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। आपको बता दें कि ज़िला राजौरी के दरहाल में ख़वातीन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर आज जो यौम ख़वातीन मनाया जाता है ख़वातीन के एजाज़ में, वो मनाया गया। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की जम्मू कश्मीर यूटी की सदर जो हैं रेखा शर्मा, वो मेहमान खुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत करती नजर आई। हिंदुस्तान की आर्मी की जानिब से 11 राजपूत राइफल के अफसरान ने इस शोबे में, इस एरिए में कैंप लगा करके बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की सदर रेखा शर्मा ने इस मौके पर कहा कि इंडियन आर्मी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से अवाम की भलाई के लिए और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, वो काबिल तारीफ है। बेटियों को सैनिक स्कूलों में दाखिला मिलने लगा है और इसके लिए एक तरफ जहां आर्मी के जवानों का शुक्रिया, वहीं सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके से सेना की राजपूताना राइफल ने रेखा शर्मा की समाजी खदमात पर उनके अहम खदमात को सराहते हुए उनकी तारीफ की और उनको एजाज से भी नवाजा गया। क्या कुछ कहा गया है रेखा शर्मा की जानिब से इस मौके से, वो भी सुनिए। हमारी भारतीय सेना के अधिकारी हैं, उनको धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारी बच्चियों को सैनिक स्कूल में प्रवेश का आदेश दिया है। और अब जो हमारी बच्चियां हैं वो सिर्फ दूर दराज के इलाके जैसे दरहाल के इलाके तक ही सीमित नहीं रहेंगी, अब वो भी लड़कों के साथ, जैसे हमारे बेटे हैं वो सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, अब हमारी बच्चियां भी सैनिक स्कूल में पढ़ेंगी और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करेंगी। तो मैं एक बार फिर से जो हमारी भारतीय सेना के अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारी बच्चियों को एक गोल्डन चांस दिया है।
तो दूर दराज का दरहाल नाम का इलाका है। यहाँ पर इन बच्चियों को जो भी मेरे से सहायता चाहिए होगी, मैं सेंटर में इन बच्चियों की मांग को रखूंगी। जो इन बच्चियों की जरूरत मांग है, मैं उन बच्चियों की मांग को पूरा करवाऊंगी और मैं इन बच्चियों के साथ खड़ी हूँ। जो भी इनका योजनाएं हैं, जो हमारी मोदी साहब की योजनाएं हैं बच्चियों के लिए, वो मैं इस इलाके में, ये दूर दराज का पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है और हमारी बच्चियों ने जो एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उसके लिए मैं इन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो अकेडमीज हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो इतनी मेहनत के साथ, वो टीचर्स मेहनत के साथ इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और मुबारकबाद देती हूँ मैं उनके पेरेंट्स को भी कि उन्होंने अब ऐसी बच्चियों को जन्म दिया कि जो आज हमारे भारत देश का नाम रोशन करेंगी। और जो भी मेरी मदद हो सकी मैं इन बच्चियों को मदद दिलाऊंगी। सेंटर तक मैं इनकी आवाज लेकर जाऊंगी, जहां कहीं इनको मेरी जरूरत है मैं इन बच्चियों की मदद करूँ। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज जम्मू के दौरे पर हैं। जम्मू के दौरे का उनका पूरा शेड्यूल है। एक तरफ जहां मां वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे, वहीं दूसरी जाने पार्टी कारकुनान से भी, पार्टी के सीनियर लीडरान से भी मुलाकात करेंगे। जो उनका शेड्यूल हमारे पास आया है उसके मुताबिक 12 बजे के पास जेपी नड्डा जम्मू से निकलेंगे कटरा के लिए और कटरा पहुंचकर अगर मौसम साफ रहा तो बाईचा पर मां वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। अगर मौसम ख़राब हुआ तो कार के ज़रिए वो दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद कटरा में ही वो दोपहर का खाना खाएंगे। ये शेड्यूल हमारे पास आया है। उसके बाद ये भी बताया गया कि उसके बाद लंच के बाद ITC वेलकम होटल में जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे। और वादी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो सियासी जमातें हैं उनकी जो सरगर्मियाँ हैं और बीजेपी की जो सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर एक अहम मीटिंग होने वाली है बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की सदारत में। और इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी किस तरह से काम कर रही है, क्या कुछ और मजीद करने की ज़रूरत है, क्या कमियां खामियां हैं, स्ट्रेटजी क्या है, प्लानिंग क्या है। और आने वाले दिनों में जब असम्बली इंतखाबात के दिन करीब चुके आ रहे हैं, ऐलान हो जाएंगे, तारीख आ जाएंगी और उस मौके से क्या कुछ करने की ज़रूरत है। ग्राउंड ज़ीरो पर क्या कुछ ज़मीनी सूरत हाल बीजेपी के हक़ में है, हवा किस तरफ है, रुख क्या कहता है, माहौल क्या है, इन तमाम हवालों से कौमी सदर जेपी नड्डा जम्मू में बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी की सरगर्मियों का जायजा लेंगे। वहीं दूसरी जाने मां वैष्णो देवी मंदिर का भी दर्शन करेंगे, वहां भी जाने वाले हैं। दोपहर के 12 बजे का प्रोग्राम है जब वो कटरा के लिए रवाना होंगे और कटरा में ही दोपहर का लंच करने के बाद फिर वेलकम में बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी वेलकम होटल में पार्टी लीडरान के साथ मीटिंग करेंगे। और इस बीच किश्तवाड़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है कि किश्तवाड़ में पुलिस की हिरासत में एक शख्स की या एक कैदी की मौत हो गई है। पुलिस की हिरासत में एक नौजवान की मौत हुई है और जिस नौजवान की मौत हुई है उसकी शनाख्त अब्दुल लतीफ़ के बतौर हुई है, जिसे गिरफ्तार किया गया था। ड्रग्स का पूरा मामला है। ड्रग्स के मुलजिम को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया था और अब खबर मिल रही है कि किश्तवाड़ पुलिस जो छात्र पुलिस स्टेशन है वहां पर किश्तवाड़ पुलिस की कस्टडी में एक नौजवान की मौत हुई गई है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का बाज़ाब्ता तौर पर ये दे दिया है, ऑर्डर दे दिया गया है। तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इस सिलसिले में की जाएगी, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन जो हमें तफसीलात मिल रही है उसके मुताबिक कि जो नौजवान जिसको गिरफ्तार किया गया था उसका नाम अब्दुल लतीफ़ है, वल्द मोहम्मद रमज़ान, जो कि परना चिमगाम का रहने वाला था। इसकी बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार किया गया था और NDPS एक्ट के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई थी। पूरा ड्रग्स का मामला है। 8 kg कम्बाइज के साथ इसे गिरफ्तार किया गया था। 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और आज 7 मार्च है, यानी कि 9 दिन के अंदर में ही कस्टडी के अंदर इस नौजवान की, इस मुलजिम की मौत हो गई है। क्या कुछ है इस खबर की तह में और इसके अंदर और क्या कुछ सच्चाई है, सीधे हम अपने नुमाइंदे अजय शान के पास चलेंगे। अजय शान तफसीलात के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ तफसीलात है, ये नौजवान की गिरफ्तारी हुई थी ड्रग्स के मामले में, इस वक्त क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या अपडेट मिल रही है? खबर है कि तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया है।
कस्टडी में था पुलिस के। आगे जो रिमांड थी वो खत्म हो रही थी, लेकिन रात को कहीं ये फांसी का फंदा लटकते हुआ देखा गया। फांसी का फंदा था और हवाला के लिए लटका हुआ देखा गया। उसके बाद पुलिस ने उसको तुरंत से जो छात्रों की केसी है वहां पर अरेस्ट किया, लेकिन जब तक उसको उपचार पहुंचाया जाता उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसको ब्रॉड वहां क्लियर किया। तो अभी इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके जो इसके रिश्तेदार हैं, क्योंकि इसकी जो बीवी है उसकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ 3 छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। तो जो उसका चाचा है उसको और जो दूसरे रिश्तेदार है उनको डेड बॉडी पुट की गई है और डेड बॉडी लेके वो घर जा रहे हैं उसको दफनाने के लिए। लेकिन इसी बीच जो उसके काउंसलर थे जो उसके केस बेचते थे, उनके मुताबिक कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिसचीज का कुछ गड़बड़ है। तो उसके चलते उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इंक्वायरी की जाए। और जो डीसी के साथ हमारी बात की है, उन्होंने कहा कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी आगे कर रहे हैं हम, और इसमें एसडीएम मरवा जो है इस पर इंक्वायरी आपसे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मामला काफी सीरियस दिख रहा है, जिसको चलते इंक्वायरी का भी कदम उठाए जा रहे हैं। अजय शाह, जब गिरफ्तार किया गया था, चूंकि ये 7 से 9 दिनों का वक्त ही गुजरा है जब गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से अभी तक के जो तस्वीरें हमें गिरफ्तारी के वक्त की देखने को मिल रही है, उस वक्त नौजवान या गिरफ्तार मुलजिम ठीक ठाक हेल्दी किस्म का लग रहा है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि आखिर इसकी मौत वाक़ हो गई? क्या इसके अंदर भी कुछ है? क्या घर वाले किसी तरह का कोई इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, अभी घर वालों की तरफ से इस तरह का कोई एलिगेशन सामने आ रहा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके परिवार में 3 छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियां और बेटा। जी। बीवी की डेथ हो चुकी है, दूसरा इसका वहाँ पे कोई भाई वगैरह तो था नहीं। तो उसके चाचा और दूसरे लोग हैं वही देख रहे हैं, लेकिन वो खामोश हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसके काउंसलर और दूसरे लोग हैं वही इस केस की जो संजीदगी को देख के सीरियस डेथ आ रही है, अगर इसका रिमांड खत्म हो रही थी, तो कहीं ना कहीं कई सवाल उठ रहे हैं कि हवालात में एक बंदा कैसे अपने आप को फांसी लगाता है। और इस तरह से जेल का हल्के वेट का बताया जा रहा है। क्या परेशानी रही होगी इसकी वो कहना मुश्किल है। क्या ये इसने फंदा लगाया है या कोई डॉक्टर का? तो कई सवाल इसमें उठ रहे हैं कि उनकी कस्टडी में डेथ हुई है, कस्टोडियल डेथ है। तो कई सवाल उठ रहे हैं। आज जबकि प्रशासन की तरफ से जांच करवाने की मांग ये बात कही जा रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ पता जरूर हटेगा। लेकिन फिलहाल यही खबर है कि जो कस्टडी में डेथ हुई है उसको लेकर कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अजय शाह, पिछले महीने भी हमने ये खबर की थी कि सांबा में भी इसी तरह से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था ड्रग्स के मामले में और उसकी कस्टडी में मौत हो गई थी। ये आप ग्राउंड जीरो को अच्छी तरह से कवर करते हैं और इस तरह के केसेस को भी कवर करते हैं। क्या वजह होती है आमतौर से इस तरह की जब खबरें आती हैं कि कस्टडी में ही ड्रग्स के शिकार या ड्रग्स के मुलजिम पकड़े गए और कस्टडी में ही मौत हो गई? आमतौर से क्या एक्सक्यूज या क्या रीज़न आपके सामने निकल कर आते हैं? ये भी देखा गया है कि पुलिस का टार्चर होता है, उसको बर्दाश्त करके जो एक्यूज होते हैं वो उनकी मौत हो जाती है। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि जो ड्रग पैडलर होते हैं वो खुद नशा करते हैं, तो क्योंकि कस्टडी में उनको नशा नहीं मिलता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई जगह पे ऐसी बातें भी सामने आई हैं, लेकिन इस मामले में क्या है वो अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि जांच के बाद ही कुछ चीजें सामने आएंगी। लेकिन जिस तरह से कस्टडी में जो है कस्टोडियल डेथ के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो जो इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें ये खतरा हो कि अपनी सुसाइड कर सकता है, उनको जमा खाने में उनको वहीं पर उनको उसमें ले लिया जाता है। लेकिन क्या रहा है, क्या कारण इसमें हुए, वो तफसील अभी आनी बाकी है। क्योंकि पुलिस जो अभी कोई बात करने को नहीं कर रही है, और जो पुलिस के जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो डेड बॉडी के साथ उस एरिया में चले गए हैं जहाँ इसका पेशेंट इलाका है। तो आप पुलिस बताई जा रही है कि पुलिस का कुछ बात हो गया है, कोई ध्यान जरूर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई। क्या ये जांच के हवाले से जो खबर मिल रही है, ये जांच अभी तक के आपके पास क्या इस तरह की कोई खबर आएगी कि कितने दिनों में मुकम्मल कर ली जाएगी और रिपोर्ट कब तक के आ जाएगी, कब तक के बाज़ाब्ता तौर पर जांच का ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, इस तरह से कोई तफसीलात इस हवाले से? देखिए, डीजी अशोक शर्मा जो है उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि जैसे कि हमें इस बात की शिकायतें आई हैं उसके बाद हमने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने का फैसला किया और एसडीएम मरवा जो है वो इंक्वायरी अफसर रहेंगे और जल्द ही इसमें आने वाले 1 घंटे में इसमें जो रिटर्न ऑर्डर के सामने आएगा। लेकिन फिलहाल उसमें क्या तफसील है, क्या डिटेल्स है, कितना टाइम दिया गया है इंक्वायरी तो वो अभी चीजें सामने नहीं आएंगी। जैसे ऑर्डर सामने आएगा तो उससे भी पता जरूर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शाह तफसीलात फराहम करने के लिए। तो पुलिस की हिरासत में
ड्रग्स के एक मुलजिम नौजवान की मौत हो गई है और इसके बाद से अब ये हंगामा जारी है कि आखिर ये मौत कैसे हुई और क्यों हुई। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात के हुक्म जारी होना बाकी है। बाज़ाब्ता तौर पर इसकी हिदायत कर दी गई है कि जांच कराएंगे। अभी ऑफिशियली जांच की हिदायत या हुक्मनामा जारी होना बाकी है। जांच देखते हैं कब तक होती है, क्या कुछ नतीजा निकलता है। तब तक के लिए बढ़ते हैं आगे दूसरी खबर की तरफ। वादिया कश्मीर के मशहूर और मारूफ मजहबी रहनुमा मौलाना मंसूर अहमद किरमानी की पहली बरसी पर उनकी ज़िंदगी पर अज़ीज़ व अक़ारिब के तासुरात पर मबनी एक किताब यानी मरहूम मौलाना मंसूर अहमद किरमानी कुछ बातें कुछ यादें, इस किताब का रस्म इजरा टाउन हॉल हंदवारा में मुनक़िद किया गया, जिस दौरान इस किताब का इजरा किया गया। इस मौके से कई अहम शख्सियात ने भी बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत की। आपको बता दें कि गुज़श्ता साल ही मौलाना मंसूर अहमद किरमानी का इंतकाल पुरमलाल हुआ था। उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं और उनके जो ताल्लुकात करीबी लोग हैं, उनके तासुरात पर मबनी एक किताब तैयार की गई थी और वो किताब अब बाज़ाब्ता तौर पर मंज़र आम पर आ चुकी है। मौलाना मंसूर अहमद किरमानी की हवाले से बहुत सारी जानकारी आपको इस किताब में मिल सकती है, जिस किताब का रस्म इजरा टाउन हॉल हंदवारा में किया गया है। इस मौके से ग्रांड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम भी थे, जो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड डॉक्टर हफीजुल्लाह मसूदी के साथ थे। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर GN वार भी थे। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा मसरूर अहमद बांडे भी इस तकरीब का हिस्सा थे। इन तमाम ने मौलाना मंसूर किरमानी की खिदमात और उनके एहसासात को इस तकरीब के दौरान जहां पेश करने की कोशिश की, वहीं ये भी कहा कि इस तरह की शख्सियात बहुत कम दुनिया में आया करती हैं। इनकी खिदमात को हम जितनी भी याद करें, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम जिस कदर कोशिश करेंगे, हम उसी अंदाज में इनको खराज पेश करते रहेंगे। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें हमने मंसूर अहमद किरमानी के हवाले से किताब तरतीब दी है और उस किताब की रस्म रनमाई आज हो रही थी और उसी किताब को आज हमने यहाँ पर आवाम के सामने लाया और उसकी रस्म रनमाई हमने अंजाम दी। और इस किताब में मंसूर अहमद किरमानी की शख्सियत को उभारा गया है, उनकी ज़िंदगी जो मुख्तलिफ शोबेजात हैं उनको यहाँ पर इस किताब के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने की हमने कोशिश की है। और आपको मालूम होना चाहिए कि करीबन 35 जो लेखक हैं, 35 जो कलमकार हैं, उन्होंने इसमें अपने निगारशात को दिया, अपने फन पारों को, कलम पारों को दिया और हमने उस किताब को तरतीब दिया। और आज आपने देखा कि टाउन हंदवारा में मुफ्ती नासिरुल इस्लाम मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने अपने हाथों से और उनके साथ साथ जो दूसरी शख्सियात थी, उन्होंने इस किताब को रस्मी रनमाई का अंजाम दिया, फरीज़ा अंजाम दिया और हमने इसको आवाम तक पहुँचाया। मौलाना मंसूर किरमानी साहब एक जानी मानी इल्मी दीनी समाजी शख्सियत, जिनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया पिछले साल, तो इस ताल्लुक से उनकी यादों पे मंजर आज किताब रिलीज हुई नाम से, क्योंकि किरमानी साहब मेरे भी दोस्त हैं और उनका हल्का अहबाब बहुत वसी था। आज हम सारे दोस्त उनका हल्का अहबाब उलमा दानिश्वर यहाँ जमा हुए उनको खराज अक़ीदत अदा करने के लिए और इस किताब की रस्म रनमाई है कि किरमानी साहब के बरादर असगर जावेद साहब उर्दू तहरीक के इस वक्त रूह रवां हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू ज़बान खासकर अब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। मंसूर साहब की शख्सियत के हवाले से जिस किताब की हमने आज इजरा की है, दरअसल हम चाहते हैं कि मंसूर साहब की ज़िंदगी के और गोशों को भी हम आवाम के सामने ले आएँ और जिसमें उन्होंने हमेशा अक़दार की बातें की, तहज़ीब और अखलाक की बातें की। और ये किताब एक सरमाया हयात है उन सब लोगों के लिए जो मंसूर साहब को जानना चाहते हैं, जो मंसूर साहब से मुतारिफ होना चाहे और जिनसे वो मुतारिफ हैं उनके लिए उनके दूसरे मकासद हैं जो उन्होंने हमेशा पेश किए। एक किताब और आ रही है, मैं अपने वालिद साहब के नाम के साथ मैंने उनकी किताब है मुफ्ती मोहम्मद बशीरुद्दीन, एक तारीख एक हकीकत वो मंज़र आम पे आ रही है और बाकी एक किताब उनकी पहले से आ चुकी है, वो भी मंज़र आम पे आ चुकी है, इस्लाम का आइली निज़ाम।
यूक्रेन और रूस की जंग का 12वां दिन आज है। आज भी बम और बारूद के धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो खबर मिली वो ये कि रूस ने सीज़ फायर का ऐलान ज़रूर किया है। लेकिन आज हिंदुस्तान इस जंग में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर सकता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद एक तरफ जहां यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात करेंगे, वहीं दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी बात करेंगे। दोनों लीडरान से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज टेलीफोनिक गुफ्तगू होगी और सिर्फ एक मुद्दा होगा कि इस जंग को अमन में तब्दील कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ रास्ते निकल सकते हैं, क्या कुछ इम्कानात हैं। इन तमाम हवालों से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बात करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो की वो आपके स्क्रीन पर। यूक्रेन में जंग अपने शबाब पर है। रूस की जानिब से जंगबंदी यानी सीज़ फायर का आर्जी तौर पर ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन धमाके अभी भी थम नहीं रहे हैं। बम और बारूद अभी भी फट रहे हैं। मिसाइल का हमला अभी भी हो रहा है और यूक्रेनी अफवाज ने एक तरफ जहां रूस के पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने मशरिकी शहर चीयू पर दोबारा कब्जा वापस ले लिया है, वहीं दूसरी जानिब हमले अभी भी तेज हैं। दावे जरूर किए जा रहे हैं कि सीज़ फायर का ऐलान किया गया है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। रूस ने मेकालियो पर फिर से गोलाबारी शुरू कर दी है। यह खबर मिल रही है यूक्रेन के जुनूबी बंदरगाही शहर मेकालियो में दोबारा से रूसी गोला बारूद की बारी की इत्तला मिल रही है। इसके अलावा भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर हमले जारी हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज फोन पर गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ जंगबंदी को लेकर नहीं, बल्कि इस जंग के खात्मे के लिए होगी। सालसी का किरदार अदा करने के लिए हिंदुस्तान तैयार जरूर है, लेकिन अमन के जरिए ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है। हिंदुस्तान पहले दिन ये स्टैंड साफ कर चुका था और आज भी करता हुआ नजर आएगा। आज वज़ीर-ए-आज़म की जब रूसी सदर और यूक्रेनी सदर से बात होगी तो दोनों रहनुमाओं के साथ हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है एक जंग से निकलने का, वो सीधे तौर पर वाज़ेह कर दिया जाएगा कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि दोनों फरीक बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाले और ये जंग खत्म हो। सालिसी की अगर जरूरत है तो भारत इसमें पेश है। भारत को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर दो फरीक, दो जंग में झुके हुए, जंग में जुड़े हुए या जंग में भिड़े हुए दो मुल्क या दो फरीक के बीच अगर सुलह और अमन की कोशिश भारत के हिस्सों में आती है तो भारत उसके लिए तैयार है। मुमकिन है इस तरह की बातें वज़ीर-ए-आज़म आज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन से करें, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि बम बारूद तो अभी भी फट ही रहे हैं। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस पर अपना गुस्सा उतारा है। गुज़श्ता रोज़ एक फैमिली पर हमला हुआ था जिसके कई लोग मारे गए थे। अब उस पर गुस्से में आकर के यूक्रेन के सदर ने एक तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो नाज़ेबा है, लेकिन गुस्से में आदमी यहाँ तक कह जाता है और एक ऐसी सूरत हाल में जब उनकी आवाम मर रही हो तो फिर इस तरह का गुस्सा जायज़ भी है। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किस तरह से रूस को धमकी दी है और किस तरह से उन तमाम लोगों को जो यूक्रेनी शहरियों की हलाकतों में शामिल है किस तरह से धमकी दी है, क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। В Ірпені було вбито родину, чоловіка, жінку і двох дітей. Прямо на дорозі, як в тирі, коли вони намагалися просто вийти з міста, щоб врятуватись, цілу родину. Скільки таких родин в Україні загинуло? Ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могил. कैथोलिक रूहानी रहनुमा पेशवा पोप फ्रांसिस ने इस जंगबंदी के लिए सबसे ज़्यादा जो कोशिश हो सकती है वो करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस जंग में खून की नदियाँ बह रही हैं, खुदा के वास्ते इस तरह की सूरत हाल से खुद को बचाइए, मुल्क को बचाइए और दुनिया को बचाइए, जंग को फौरी तौर पर बंद कीजिए। ये पोप फ्रांसिस की जानिब से अपील की गई है, वो भी दर्द भरे अंदाज में। Corrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria. इसी के साथ उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।